स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी का ये दूसरा वीडियो है। कल की वीडियो में हमने अभिक्रिया की दर क्या होती है, तात्क्षणिक दर, औसत दर और साथ ही अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था। अब इस चैप्टर का एक अगला महत्वपूर्ण भाग है अणुसंख्यकता, है ना। प्रश्न बनता है हमारा, अणुसंख्यकता किसे कहते हैं, है ना। अणुसंख्यकता किसे कहते हैं? अणुसंख्यकता को इंग्लिश में कहा जाता है मॉलिक्यूलैरिटी, है ना। अणुसंख्यकता क्या चीज होती है? आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ना कि अणुओं की संख्या को अणुसंख्यकता कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर किस अणुओं की संख्या की बात हो रही है? तो देखिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कई बार एक ही पद में संपन्न हो जाती हैं, या कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। जैसे क्लास 11th में हमने हेंस का ऊष्मा संकलन का नियम पढ़ा था, आपको याद हो तो, है ना। उसमें क्या होता है कि एक अभिक्रिया में A को डायरेक्ट Z में बदला जाता है ना। और दूसरी अभिक्रिया में क्या होता है? दूसरी अभिक्रिया दो पदों की है, A को पहले B में, B को फिर C में और C को फिर Z में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो ये हेंस का ऊष्मा संकलन का नियम था। ये इसमें दो स्टेप्स हैं। पहली विधि में A को डायरेक्ट Z में बदल रहे हैं, दूसरी विधि में A को पहले B में, B को C में और C को Z में बदल रहे हैं। ये पहली विधि, ये दूसरी विधि, ठीक है। तो इस 11वीं क्लास के इस एग्जाम्पल का इस प्रश्न से क्या लेना देना है? ये लेना देना है कि अणुसंख्यकता की परिभाषा ये होती है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं या तो एक ही पद में संपन्न हो जाती हैं या अनेक पदों में संपन्न होती हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, उनमें से वह पद जो सबसे मंद गति से संपन्न होता है। मान लो इस अभिक्रिया को पूरा होने में 10 मिनट का समय लगता है ना। जो सेकंड स्टेप है इसको पूरा होने में समझ लीजिए 20 मिनट का समय लगता है, और इस अभिक्रिया को पूरा होने में समझ लो 50 मिनट का समय लगता है ना। ऐसे मन से हमने कह दिया। तो इन तीनों पदों में से वह पद जो सबसे मंद गति से संपन्न हो रहा है वो कौन सा है? वो ये वाला पद है। 50 मिनट लेता है जो पद, तो वह पद जो सबसे मंद गति से संपन्न होता है उस पद को हम कहते हैं दर निर्धारक पद, है ना। दर निर्धारक पद। तो वह पद जो सबसे मंद गति से संपन्न होता है उसको दर निर्धारक पद कहते हैं, और दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को अणुसंख्यकता कहते हैं। दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या, उत्पाद से कोई मतलब नहीं हमें, अभिकारकों की संख्या जो कि सबसे मंद गति वाले पद में प्रेजेंट है उसे हम अणुसंख्यकता कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं तो एक ही पद में संपन्न होती है या एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो वह पद जो सबसे धीमी गति से संपन्न होता है उस पद को हम दर निर्धारक पद कहते हैं, और दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को अणुसंख्यकता कहते हैं, है ना। तो अणुसंख्यकता की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी आपको। अब हमें इसके प्रकार भी पढ़ने हैं। तो जो हमारी अणुसंख्यकता होती है वो 4 प्रकार की होती है। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं एक आणविक अभिक्रियाएं। अणुसंख्यकता 4 प्रकार की अभिक्रियाओं द्वारा समझाई जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि अणुसंख्यकताएं 4 प्रकार की होती है। पहला एक आणविक अभिक्रिया है। नाम से समझ में आ रहा होगा ना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दर निर्धारक पद में केवल एक ही अभिकारक भाग लेता है ना, तो उसकी अणुसंख्यकता 1 होती है। जैसे कोई समीकरण है कि A को B में चेंज कर रहे हैं, है ना, तो A के कितने अणु हैं? सिर्फ 1। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं की अणुसंख्यकता 1 होती है। एग्जाम्पल आपको अगर देखना हो तो देखिए, इसका उदाहरण होगा कार्बन डाइऑक्साइड का विघटन कर दो, तोड़ दो, तो C अलग और O2 अलग। क्या इसको बैलेंस करने की कोई आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या कितनी है? 1। तो हम कहेंगे कि ये एक आणविक अभिक्रिया है। एक और उदाहरण देखते हैं।
मीथेन का विघटन, CH4 का विघटन करेंगे तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन बनेगा। इसको बैलेंस कर देते हैं इस तरह से, C एक बार दोनों तरफ और H 4 बार। तो क्या ये अभिक्रिया भी एक आणविक अभिक्रिया है? सिर्फ एक ही अणु है ना इसके अंदर। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दर निर्धारक पद में यानी सबसे मंद गति वाले पद में केवल एक ही अभिकारक भाग लेता है उसे एक आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरा, द्वि आणविक अभिक्रियाएं। द्वि आणविक अभिक्रियाएं, इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें मंद गति वाले पद में यानी कि दर निर्धारक वाले पद में दो अभिकारक भाग लेते हैं उसको द्विआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2A से बना उत्पाद या A प्लस B इज इक्वल टू AB। इन दोनों ही कंडीशंस में देखना जरा, 2A तो कितने अभिकारक हैं? 2, और यहाँ पर एक ये और एक ये, तो कितने अभिकारक हो गए? कुल 2। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके दर निर्धारक पद में कम से कम 2 अणु भाग लेते हैं उसकी अणुसंख्यकता 2 होती है और इन अभिक्रियाओं को द्विआण्विक अभिक्रियाएं हम कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। पहले हम इस तरह का एग्जाम्पल देखते हैं 2A वाला। जैसे HI का विघटन कर दिया जाए तो क्या बनेगा? H2 प्लस I2। बैलेंस करो इक्वेशन को, हाइड्रोजन 2 बार, आयोडीन 2 बार, 2 लगा दो आगे, हो गया द्विआण्विक अभिक्रियाएं क्योंकि इसमें 2 अभिकारक हो गए। ये वाला एग्जाम्पल ले यदि हम तो H2 प्लस Cl2 से बना 2HCl। देखिए अब इसके अंदर H कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पे Cl कितनी बार है? 2 बार। तो हो गया 2HCl। पर हाइड्रोजन का कितना अणु है? 1, और क्लोरीन का कितना अणु है? 1। तो 1 और 1 मिलकर कितने हो गए? 2। तो ये होगी आपकी द्विआण्विक अभिक्रिया। फिर आता है नेक्स्ट त्रिआण्विक अभिक्रिया। त्रिआण्विक अभिक्रिया का मतलब क्या होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दर निर्धारक पद में कम से कम 3 अणु भाग लेते हैं उन्हें त्रिआण्विक अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसा होगा? 3A से बना कोई उत्पाद है ना, मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट उत्पाद भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई उदाहरण हम लेते हैं, जैसे ओजोन का विघटन अगर कर दिया जाए, ओजोन का विघटन, पर ओजोन का विघटन लेंगे तो O3 तो अपने आप में एक अणु होगा। इसका अपन उदाहरण लेते हैं H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। हाँ, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण होता है। H 2 बार है, यहाँ पे H 2 बार है, O2 यहाँ 2 लगा दो आगे, तो यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 दूनी 4 बार हो गए, यहाँ 2 लगा दो, तो H2 के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु कुल मिलाकर कितने हो गए? 3। तो इसको हम कहेंगे कि ये त्रिआण्विक अभिक्रिया का उदाहरण है ना। तो एक आणविक, द्विआण्विक, त्रिआण्विक। अब आपको लग रहा होगा चतुष्आण्विक अभिक्रिया, पर नहीं। अगली जो अभिक्रिया है उसका नाम है आभासी आणविक अभिक्रिया। आभासी आणविक अभिक्रिया। आभासी का मतलब क्या होता है? आभासी का अर्थ होता है कि जैसा दिखाई देता है वैसा वास्तव में बिल्कुल नहीं होता है। जैसे अभी हम जो एक उदाहरण लेने वाले हैं उस उदाहरण को मैं पहले लिख देती हूँ, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम्पल है MnO4 पे एक माइनस चार्ज, जिसको हम कहते हैं मैग्नेट आयन, है ना। मैग्नेट आयन प्लस 5 Fe2 प्लस यानी कि फेरस आयन, और है इसमें 8 हाइड्रोजन आयन। इन सब की मदद से बना है मैग्नीज आयन, फेरिक आयन 5 Fe जिसके ऊपर 3 प्लस चार्जेस हैं, और बना है अंत में 4 H2O। खैर इस अभिक्रिया के अभिकारक से ही हमको मतलब है, उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है, है ना। समीकरण वैसे तो बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 8 बार, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 बार, Fe 5 बार, है ना, Mn 1 बार। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हमें अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि आभासी आणविक अभिक्रिया किसको कहते हैं। देखिए, किसी भी
अभिक्रिया की अणुसंख्यकता का पता कैसे लगाते हैं कि दर निर्धारक पद में कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, या डायरेक्टली कह दो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितने अभिकारक भाग लेते हैं, उन अभिकारकों की संख्या से उसकी अणुसंख्यकता हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अणुसंख्यकता 2 है, इन दोनों में 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इस हिसाब से हमको तो ये लग रहा है कि मैग्नेट आयन 1 बार, 5 फेरस आयन और 8 हाइड्रोजन आयन, तो 8 और 5 13 और 1 14। हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस अभिक्रिया की जो अणुसंख्यकता है वो 14 है ना, परंतु वास्तव में इसकी जो अणुसंख्यकता है वो 3 है। 3 कैसे? 3 ऐसे कि एक मैग्नेट आयन है ना, और Fe फेरस, मतलब 3 अलग अलग तरह के आपको अभिकारक दिख रहे हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इसीलिए कहते हैं आभासी आणविक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कि जिनकी अणुसंख्यकता जो वास्तव में दिखाई देती है वो नहीं होती है, उनकी अणुसंख्यकता कुछ और ही निकलती है। मतलब हमको आभास हो रहा है कि उत्तर 14 आना चाहिए, पर रियल में उत्तर 14 नहीं है। ये तो त्रिआण्विक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम आभासी आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, अणुसंख्यकता। अब अणुसंख्यकता के जैसा ही इस चैप्टर में एक अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। और अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता, इनमें तुलनात्मक अध्ययन भी हमको करना है। तो अब हम हमारा नया टॉपिक शुरू करते हैं, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित लिखिए, ऐसा प्रश्न बनता है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, थोड़ा सा अणुसंख्यकता से भी इससे रिलेशन है। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं वो या तो अणु के रूप में होते हैं या परमाणु के रूप में होते हैं, या अभी हमने वो वाला एग्जाम्पल देखा उसमें किस रूप में थे, आयन के रूप में होते हैं, है ना। अणु, परमाणु या आयन के रूप में अभिकारक भाग लेते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु, परमाणु, आयनों की वह संख्या जो सक्रिय मात्रा के घातांकों के रूप में दर्शाई जाती है ना। अणु, परमाणु, आयन की वह अणु, परमाणु, आयन की वह संख्या जो सक्रिय मात्रा के घातांकों के रूप में दर्शाई जाती है, के रूप में दर्शाई जाती है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, है ना। इस अभिक्रिया की कोटि को n अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सक्रिय मात्रा क्या, घात क्या, है ना। तो अभी समझते हैं हम इसको कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, चाहे उसमें अणु भाग ले, परमाणु भाग ले या आयन भाग ले, उनकी जो मात्रा होती है, आगे जो अंक लिखे रहते हैं ना कि 4 अणु है या 5 अणु है, उन अंकों को घातों के रूप में लिखा जाता है, और घातांकों का जो योग होता है उसे ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, और उसको n अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। समझते हैं इसको। माना कि एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है ना। माना कि एक अभिक्रिया, हम लिख देते हैं, एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है। कैसे? देखो, A, स्मॉल a प्लस a, स्मॉल b इज इक्वल टू b इज इक्वल उत्पाद, है ना। अब देखिए, क्योंकि उत्पाद से तो हमको कोई मतलब नहीं है, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता दोनों में अभिकारकों की ही तो बात की जा रही है। तो अभिक्रिया की कोटि में हमको जो भी उत्पाद बना उससे कोई अर्थ नहीं है, हमको तो अभिकारक से लेना देना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने कल पढ़ा था अभिक्रिया की दर, है ना, तात्क्षणिक दर के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसकी शुरुआत करेंगे हम अभिक्रिया की दर।
जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम होता है वो ये कहता है कि अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होती है अभिक्रिया की दर। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। और ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के पहले द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था 11th में। वो ये कहता है कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे a लिखा है तो इस स्मॉल a को इसकी घात के रूप में लिखेंगे और स्मॉल b को भी इसकी घात के रूप में लिखा जाएगा। अभिक्रिया की दर को अगर स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ले यानी तात्क्षणिक दर ले तो हम लिखेंगे इसको अभिक्रिया की दर को dx अपॉन dt इज प्रपोर्शनल टू a की सक्रिय मात्रा को उसकी घात के रूप में लिख दिया और b की सक्रिय मात्रा स्मॉल b है इसे भी इसकी घात के रूप में लिख देते हैं। फिर आगे हल करते हैं, dx बाई dt बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट n k आ जाता है और फिर इसको आगे लिखेंगे a की घात a और b की घात b, है ना। आगे जब हम प्रथम कोटि द्वितीय कोटि के जब व्यंजक हल करेंगे तो हमें इन स्टेप्स की आवश्यकता होगी और अंत में क्योंकि अभिक्रिया की कोटि को n से प्रदर्शित करते हैं तो अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के घातांकों का योग, घातांकों के योग के रूप में दर्शाई जाती है। तो इनका योग कर दो स्मॉल a प्लस स्मॉल b तो इसका उत्तर आ जाएगा 2। मतलब ये अचर राशि है ना, तो अचर राशि मतलब a प्लस b, तो a को 1 मान लो, b को भी 1 मान लो, तो 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2। तो इसकी अभिक्रिया की कोटि आती है 2। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन जब इसके पांचों प्रकार हम पढ़ेंगे ना तो आपको ये पूरी स्टेप क्लियरली याद हो जाएगी। तो अभिक्रिया की कोटि का एक बार और डेफिनेशन हम देखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अणु परमाणु आयन भाग लेते हैं तो अणु परमाणु आयन की वह संख्या जो सक्रिय मात्रा के घातांकों के योग के रूप में दर्शाई जाती है उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, जिसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अभी जो आपकी अभिक्रिया की कोटि है ना ये 5 प्रकार की होती है ना। अभिक्रिया की कोटि के 5 प्रकार हैं। तो सबसे पहला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कैसे हम इसकी डेफिनेशन सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की मात्रा या अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के घातांकों का योग 1 होता है उसकी कोटि 1 होती है ना। या ये कह लो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब एक ही अभिकारक भाग लेता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं और इसके लिए हमेशा n का मान कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। अच्छा, हर अभिक्रिया की कोटि में उसकी इकाई बताई गई है, वो विशेष रूप से हमको याद करनी है। तो इसकी इकाई होती है S इनवर्स सेकेंड की घात -1, है ना। अब इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम ले कि माना कि एक रासायनिक अभिक्रिया है A = उत्पाद। अब आप इसको द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के आधार पर लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा, है ना। बिल्कुल इसकी नकल करनी है हमको। A बराबर उत्पाद, तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे अभिक्रिया की दर समानुपाती A, है ना। फिर अभिक्रिया की दर को लिख देंगे हम dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू A या dx अपॉन dt बराबर k इंटू A। अब चूंकि A की कोई घात नहीं है तो जिसकी कोई घात नहीं होती उसको हम 1 मान सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा, 1, है ना। तो इसकी अभिक्रिया की कोटि 1 है, हमेशा n का मान 1 आता है। अच्छा, अब इसके लिए अपन कोई उदाहरण यूज करें एग्जैक्टली ऐसा जो इसी के जैसा हो। तो इसका एक उदाहरण है H2O2 का विघटन, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन। H2O2 का जब हम विघटन करते हैं तो बनता है H2O प्लस O2। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दें, तो यदि आगे 2 लगा दिया तो यहाँ पे अंत में n का मान 2 आ जाएगा ना। ऐसा नहीं करना है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ 1/2 लिख देते हैं। तो इस 2 से ये 2 कट गया तो देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई। H2O2 इधर भी H2 और O अब अकेला ही हो गया तो O मिलकर 2 ऑक्सीजन हो गए। अब इसको हल करें अपन, तो इसको हल कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही
यहाँ हम लिखेंगे अभिक्रिया की दर समानुपाती, अभिकारक कौन है, H2O2 है ना। फिर dx बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू H2O2 और फिर dx बाई डी टी बराबर k इंटू H2O2। अब इसकी कोई घात नहीं है इसलिए इसमें n का मान हमेशा क्या आएगा, 1, और हमेशा इसकी इकाई याद रखना सी में सेकेंड इनवर्स होती है। तो ये तो थी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, है ना। अब हम शुरू करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या बोली थी हमने, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के घातांकों का योग 1 होता है उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब आती हमारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, है ना। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के घातांकों का योग 2 होता है उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और इसके लिए n का मान सदैव कितना होगा, इसके लिए n का मान हमेशा 2 होता है और इसकी जो इकाई होती है मोल इनवर्स, इकाई स्पेशल याद रखना, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स होती है। इकाई पे विशेष ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अब एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बन गया उत्पाद, है ना। तो ऐसी कोई हमको समीकरण सोचनी पड़ेगी जिसमें a और b मतलब एक एक अभिकारक हो। तो यहाँ हम उदाहरण ले लेते हैं H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। तो चलो इसको हम अभिक्रिया की दर के रूप में लिखें। मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ कैसे लिखेंगे। अभिक्रिया की दर समानुपाती, कितने अभिकारक हैं, अभी इसमें तो मात्र एक अभिकारक था तो डायरेक्टली लिख लिया, 2 अभिकारक है तो एक तो है H2 और दूसरा कौन है Cl2, ठीक है। H2 के आगे अगर 2 होता तो अपन इसकी घात 2 लगाते, कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लिखते हैं ना। आगे सॉल्व करेंगे, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर को लिखते हैं dx बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू H2 इंटू Cl2। फिर आगे हल करें, dx बाई डी टी बराबर k H2 Cl2 और अंत में क्या आ जाएगा, n बराबर, इसकी कोई घात नहीं है इसलिए 1, इसकी भी घात कुछ नहीं, 1, तो मतलब n बराबर कितना आ गया आपका मान 2। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। एक और उदाहरण हम लेते हैं इसमें जो इस प्रकार का होगा, इसको हटा देते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमको अच्छे से याद हो गई है ना। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को हम समझते हैं। देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि 2A इज इक्वल टू उत्पाद, यानी ऐसा कोई उदाहरण ले लो जिसमें जो अभिकारक है उसके आगे 2 लिखा हो। तो ऐसा उदाहरण ये वाला था ना, HI का विघटन किया था तो H2 प्लस I2 बना था, तो H2I2 तो यहाँ 2 लगा दे, 2HI हो गया। अब क्या हम इसको ऐसे हल करके लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको हम देखते हैं। देखिए इसको हम लिखेंगे अभिक्रिया की दर समानुपाती है HI। अब HI के आगे 2 लिखा है तो इसकी घात 2 लगा दो। अब तो बहुत सिंपल हो गया, बाकी तो सॉल्व करना हमको आता है। dx बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू HI की घात 2। फिर हल करें, dx बटे डी टी बराबर k HI की घात 2 और अंत में n बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो ये हो गई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। अब हम बात करते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया की। तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या डेफिनेशन होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के घातांकों का योग 3 आता है उन्हें तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और इसके लिए n का मान सदैव 3 होता है ना। और इसकी जो इकाई होती है वो ये है, मोल इनवर्स लीटर की घात 2 सेकेंड इनवर्स। देखिए तीनों में जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी उसमें सेकेंड इनवर्स था ही, द्वितीय में भी सेकेंड इनवर्स आ रहा है, तृतीय में भी सेकेंड इनवर्स आ रहा है, तो ये तो कॉमन है ही। इसमें मोल की घात -1 लीटर की घात कुछ नहीं, उसमें मोल की घात -1 और लीटर स्क्वायर आ गया, है ना। इसे याद रखना पड़ेगा।
तो इसके लिए n का मान 3 आएगा। इसके एग्जाम्पल्स किस तरह के होंगे, तो एक तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन से ओजोन का बनना, O2 से O3 का निर्माण। बैलेंस करें समीकरण को, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन के 3 अणु हैं तो हम इसको लिखेंगे अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू O2 की घात 3, फिर dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू O2 की घात 3, या dx/dt बराबर O2 की बराबर k नहीं लिखा, k O2 की घात 3 या n बराबर 3, है ना। एक तो ये एग्जाम्पल इसमें हो सकता है, और एक और उदाहरण हम यूज करें इसमें, CO प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। इसको बैलेंस कैसे करें, ऑक्सीजन 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, आगे 2 लगा दें तो कार्बन भी 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड और 1 ऑक्सीजन तो हो गई ना 3। इसको कैसे लिखेंगे अपन, मैं डायरेक्ट बताती हूँ इस बार थोड़ा सा, dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू CO की घात 2 और O2, ठीक है। फिर आगे हल करें, dx/dt बराबर k CO की घात 2 और O2, और अंत में n बराबर 2 + 1, मतलब n बराबर कितना आ गया 3। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें n का मान 3 आता है उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, जिसका मान 2 आता है उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 1 आने पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब आपको लग रहा होगा कि 5 प्रकार है तो अगला पॉइंट का नाम होगा चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया, तो बिल्कुल नहीं, अगली जो अभिक्रिया है उसका नाम है शून्य कोटि की अभिक्रिया, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अभिक्रिया है अभिकारक की घात 0, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो अगली हम अभिक्रिया का नाम लिखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। थोड़ा ध्यान से समझना इसको, शून्य कोटि की अभिक्रिया। हर बार हम एक बात कहते हैं कि जब n का मान 1 आए तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 2 आए तो द्वितीय, 3 आए तृतीय, n का मान अगर 0 आए तो शून्य कोटि की अभिक्रिया इसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की सक्रिय मात्रा का उसकी दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये कि एक उदाहरण है इसमें HI का विघटन। वैसे मैंने इसको वहाँ शायद द्वितीय कोटि में यूज़ कर लिया, पर वो गलत है, उसको वहाँ उपयोग नहीं करना था। वो लिखित में तो हम लिख सकते हैं पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जैसे देखो 2 इसके एग्जाम्पल है, HI का विघटन करोगे तो H2 और I2 मिलेगा। हमको ऐसा लग रहा है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे आंसर को तो हम लिखेंगे भाई dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू HI। ऐसा मैं यूज़ कर चुकी हूँ। जहाँ कहीं भी मैंने इस उदाहरण का इस्तेमाल किया है उसको द्वितीय कोटि पे लागू मत करना, है ना। ये विशेष एग्जाम्पल आपको याद रखने की ज़रूरत है। हमको ऐसा लगता है कि HI की घात 2 लिखना चाहिए, पर यहाँ पे HI की घात आएगी 0। आपके दिमाग में चल रहा होगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो शब्द है ना dx/dt, इसको हम कहते हैं अभिक्रिया की दर। और अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है? अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब यदि हम अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन होता है ना। कल ही तो हमने पढ़ा था कि ताप, दाब, सांद्रण और उत्प्रेरक की उपस्थिति, ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे, जिसमें एक पॉइंट आया था सांद्रण। मैंने आपको उदाहरण बताया था कि एक व्यक्ति के लिए चाय बनानी हो, कम सामान की आवश्यकता होगी। 100 लोगों के लिए चाय बनाना हो तो उसी सामान को हम कई गुना अधिक कर देते हैं। तो जब हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो समय भी बढ़ता है, सांद्रता कम कर देते हैं तो समय भी कम हो जाता है। लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसकी सांद्रता का उसके समय से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब भले ही मान लो कि इस अभिक्रिया को पूरा होने में 5 मिनट का समय लगता है, भले यहाँ पे 2 अणु हो या 4 हो या 100 हो, इसको 5 मिनट ही लगेंगे। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसकी सांद्रता का अभिक्रिया के दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन अभिक्रियाओं की कोटि 0 होती है और उनको शून्य कोटि की अभिक्रिया हम कहते हैं। तो हम इसको हल कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही
dx बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू hi की घात 0 या फिर dx बाई डी टी बराबर k इंटू hi की घात 0 और अंत में आ जाएगा n बराबर 0। इसका एक और उदाहरण है, सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। अमोनिया का विघटन, ये तो एक तो HI का विघटन और एक अमोनिया गैस जो होती है, अमोनिया बनाने की हेबर विधि पढ़ी ना हमने, लेकिन अमोनिया बनाने की हेबर विधि का उल्टा, अमोनिया को तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा। तो यहाँ पर भी हमको देख के क्या लग रहा है कि इसकी कोटि 2 आनी चाहिए, लेकिन अमोनिया की मात्रा चाहे 2 हो या कम हो या ज़्यादा हो, समय उतना ही लगता है इसके विघटन में, तो इसके लिए भी अंत में n बराबर कितना आ जाएगा 0। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारकों की मात्रा पर डिपेंड करती है, पर वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की मात्रा का उसके दर से कोई लेना देना नहीं होता है, उन अभिकारकों की कोटि हमेशा 0 होती है। सिर्फ 2 उदाहरण है, HI का विघटन, अमोनिया का विघटन। एक बार फिर मैं बोल रही हूँ कि HI का इस्तेमाल मैंने द्वितीय कोटि में किया था, तो उसको वहाँ पर यूज़ मत करना। अच्छा, अब इसकी भी तो इकाई चाहिए ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई जो होती है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया से थोड़ा सा अपोजिट होती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई ये है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई ये होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखो जरा दोनों में तुलना करके देखो, सेकेंड इनवर्स तो सब में आएगा, मोल इनवर्स उसमें भी मोल इनवर्स है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। इसमें मोल की घात -1 है, लीटर की घात कुछ भी नहीं, इसमें मोल की घात कुछ नहीं, लीटर की घात -1 है। इस तरह से हमको इसे याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं अंतिम प्रकार की कोटि, है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय शून्य, और अब आती है छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया। छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? बिल्कुल वैसे ही अभी हमने अणुसंख्यकता में पढ़ा ना, आभासी अणुसंख्यकता। छद्म कोटि की अभिक्रिया भी बिल्कुल वैसी है कि जैसा दिखाई देता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि जिनकी अभिक्रिया की कोटि जैसी दिखाई देती है वैसी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में मान लीजिए कि A प्लस B 2 अभिकारक हैं और इनसे बन जाता है उत्पाद। हम लिखते हैं कि भाई जो अभिक्रिया की दर है यानी कि dx बाई dt जो होता है वो अभिकारक A और अभिकारक B दोनों की सक्रिय मात्रा के समानुपाती है। मतलब A की मात्रा को कम ज़्यादा करेंगे तो भी समय में अंतर आएगा, या B की सांद्रता को भी कम या ज़्यादा करेंगे तो भी अंतर आएगा। लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि जिनमें अभिकारक तो 2 होते हैं, पर किसी एक अभिकारक की सांद्रता को कम या ज़्यादा करने पर उसके दर या उसके समय लिमिट पे कोई असर नहीं पड़ता। मान लो 2 अभिकारक है A प्लस B, तो B की सांद्रता को चाहे कम कर दो चाहे ज़्यादा कर दो, अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन अभिक्रियाओं के लिए जब हम दर व्यंजक समीकरण लिखते हैं तो उसमें B को बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो जब उसमें B को नहीं लिखेंगे तो फिर क्या होगा? तो ऐसा होगा कि dx बाई dt बराबर k इंटू A और अंत में n बराबर आ जाएगा 1। देखने में क्या लग रहा है कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, पर इसका उत्तर कितना आया? 1। ऐसे 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में। एक तो है एथिल एसीटेट का जल अपघटन, है ना, देख लेते हैं उसका समीकरण हम कैसा होता है। एथिल एसीटेट का सूत्र है CH3COO C2H5, इसको कहते हैं एथिल एसीटेट। इसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो बनता है एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल। एसिटिक अम्ल के साथ में एथिल अल्कोहल, खैर उत्पाद से कोई मतलब नहीं है। एथिल एसीटेट और जल ये 2 अभिकारक हैं, लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया में H2O की मात्रा को चाहे कम करें या ज़्यादा कर दें, कुछ भी परिवर्तन कर दें, अभिक्रिया की दर पर उस H2O की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए दिखाई दे रहा है कि इसकी कोटि 2 होनी चाहिए, पर वास्तव में इसकी कोटि 1 होती है। देखिए कैसे, तो इसको हम लिखेंगे अभिक्रिया की दर समानुपाती, क्या लिखना चाहिए? CH3COO C2H5, है ना। एक और H2O का हम यहाँ पे यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर आगे क्या लिखना पड़ेगा हमको? dx बटे dt बराबर k। डायरेक्ट कर दिया मैंने, चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
चलो एक स्टेप, इज प्रोपोर्शनल टू CH3COO C2H5 और फिर dx/dt बराबर के CH3COO C2H5 और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा n बराबर 1। तो ये हो गई छद्म कोटि की अभिक्रिया। दिखती तो द्वितीय कोटि की है, पर उत्तर आ रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। एक और इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, इसका भी जल अपघटन कर दो तो सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दो बनते हैं ना अणु, C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो इसमें भी H2O की मात्रा को कम या ज्यादा करने पर अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसकी भी कोटि दिखाई तो 2 दे रही है, लेकिन उत्तर आता है इसका 1। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसकी इकाई क्या है। तो इसकी इकाई वही, जैसे दिखाई क्या दे रहा है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पर n का मान कितना आया 1, तो इसकी इकाई क्या होगी, वही जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई थी, सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार से ये भी सेकंड इनवर्स है ना। तो ये अभिक्रिया की कोटि वाला टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। इसमें एक बार हम सभी की कोटि को सभी की इकाइयों को ध्यान से लिख लेते हैं ताकि आपको याद करने में कभी भी प्रॉब्लम ना आए, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या थी, सेकंड इनवर्स। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की इकाई ये लिखे सामने, मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स। तृतीय कोटि की अभिक्रिया, अच्छा तृतीय कोटि की अभिक्रिया की स्पेशल बात यह है कि इसमें घात 2 आती है। देखो मोल इनवर्स तो है ही, लीटर की घात 2, सेकंड इनवर्स तो सभी में आएगा। और फिर अंत में शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है वो द्वितीय कोटि का अपोजिट है, उसमें आएगा मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। देखो दोनों को ध्यान से। अच्छा, कई बार ये भी पूछते हैं कि अभिक्रिया की दर की इकाई क्या है ना। अभिक्रिया की दर की इकाई, उसकी इकाई भी ये सेकंड वाली है, मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स। अगर आपसे पूछ ले अभिक्रिया की दर की इकाई लिखिए तो आपको ये लिखना है। और ये देखिए सारी इकाइयाँ एक साथ है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, सब में कॉमन है, सब में मोल इनवर्स है, केवल शून्य वाले में मोल इनवर्स नहीं है, है ना। और तृतीय वाले में लीटर की घात 2 है, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब अभी हमने अभिक्रिया की कोटि के पहले कौन सा प्रश्न शुरू किया था, अणु संख्यकता। तो एक प्रश्न पूछते हैं, अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यकता में अंतर लिखिए, है ना। ये दोनों अंतर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार दोनों प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा गया है कि अभिक्रिया की कोटि और दूसरी बात क्या है, अणु संख्यकता, इन दोनों में अंतर लिखिए। अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यकता में अंतर। तो देखिए पहला अंतर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन का, कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के घातांकों का योग कोटि होती है। कोटि मतलब अभिक्रिया की कोटि, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अभिक्रिया की कोटि होती है। एक बार फिर से सुनो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि होती है। जबकि अणुसंख्यकता की डेफिनेशन क्या थी कि दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले, दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को, अणुओं की संख्या को अणु संख्यकता कहते हैं। दर निर्धारक पद किसको कहते हैं, जो सबसे मंद गति से संपन्न होता है। फिर जो अभिक्रिया की कोटि हमने निकाली,
इसका मान कैसा आया था? अभिक्रिया की कोटि का मान, इसका मान शून्य भी होता है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य या भिन्नात्मक भी होता है। भिन्नात्मक मतलब बटे में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, होता है। अभिक्रिया की कोटि का मान 1 2 3 तो आया ही था, है ना, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, इसके अलावा शून्य भी आया था, और कभी कभी बटे में यानी पॉइंट में भी इसका उत्तर आ सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका मान शून्य या भिन्नात्मक भी हो सकता है, जबकि अणु संख्यकता सदैव, अणु संख्यकता सदैव पूर्णांक होती है। यह भी आपके एग्जाम वाले पेपर में आया था। अणु संख्यकता का आंसर हमेशा पूरा अंक होता है, मतलब 1 2 3, है ना। अणु संख्यकता हमेशा अंकों में आती है, पॉइंट में या बटे में कभी भी नहीं आती है। अगली बात, अभिक्रिया की कोटि को दर नियम समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसको लिखने के लिए इसे दर नियम यानी दर व्यंजक समीकरण, इसे दर नियम समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जबकि अणुसंख्यकता के लिए कोई दर व्यंजक समीकरण नहीं है, है ना। इसे केवल दर निर्धारक पद द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं, पद द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए अपने को वो दर नियम समीकरण dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू इस तरह से लिखना पड़ रहा था। इसके लिए हमको सिर्फ दर निर्धारक पद की आवश्यकता होती है। अगला जो बहुत काम का है कि अभिक्रिया की कोटि को प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। प्रयोगों द्वारा मतलब कैसे? बड़ी कक्षाओं में, 12वीं से आगे आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करने को दिए जाएंगे, यानी प्रैक्टिकली हम अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं, परंतु यह केवल सैद्धांतिक पद है, सैद्धांतिक पद है, मतलब ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसे कभी भी प्रयोगों द्वारा हल नहीं किया जा सकता, है ना। अच्छा, फिर इसमें एक बात बताइए कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो किससे संबंधित होती है? अभिक्रिया की कोटि का मान अभिक्रिया की दर, है ना, और अभिकारकों की सांद्रता से संबंधित होता है, सांद्रता से संबंधित होता है। अभिक्रिया की कोटि का मान अभिक्रिया की दर और उसकी सांद्रता से होता है। अपन लिखते हैं ना, जैसे एक सिंपल सी रिएक्शन में लिख दूं A = उत्पाद, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि ये dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी dx/dt क्या है? अभिक्रिया की दर, और A क्या है? अभिकारकों की सांद्रता। अगर अभिकारकों की मात्रा यानी सांद्रता को कम ज़्यादा करोगे तो समय में भी परिवर्तन आएगा, जबकि अणुसंख्यकता में ऐसा कुछ नहीं होता है। अणुसंख्यकता में आप लिखोगे कि अणुसंख्यकता का मान अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता से संबंधित नहीं है। तो ये आपको 4-5 अंतर अच्छी तरह से याद करने हैं, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न है जो कि इसी तरह का है, अंतर वाला, ये भी पूछा जाता है और कई बार ये दोनों प्रश्न ना अथवा में आते हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक, दर स्थिरांक यानी कि वेग स्थिरांक में अंतर लिखिए। अभी अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक क्या होता है? अपन अभिक्रिया की दर को लिखते हैं कि नहीं, dx/dt, है ना, इस प्रोपोर्शनल टू जो भी है, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है k, यानी k मतलब दर स्थिरांक और अभिक्रिया की दर मतलब dx/dt। इन दोनों में डिफरेंस लिखना है आपको, है ना। तो पहला अंतर है कि अभिक्रिया की दर को समय के साथ साथ, जब भी अपन अभिक्रिया की दर के बारे में बात करते हैं, जब कल मैंने आपको दर व्यंजक समीकरण बताया था तो उसमें ये बताया था कि अभिक्रिया की दर में जो अभिकारक होते हैं उसमें अभिक्रिया की दर के आगे ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उत्पाद के आगे धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हम इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे कि अभिक्रिया की दर को समय के साथ साथ अभिकारकों के विलुप्त होने की दर
और उत्पाद के बनने की दर से प्रदर्शित किया जाता है। अगर किसी के आगे माइनस चिन्ह है मतलब वो चीज़ खत्म हो रही है, और अगर प्लस चीज़ है मतलब कि वो बढ़ता जा रहा है ना। तो अभिक्रिया की दर को समय के साथ साथ अभिकारकों के विलुप्त होने और उत्पाद के बनने की दर के रूप में व्यक्त करते हैं। जबकि दर स्थिरांक में बताया कि यह दर नियम समीकरण में उपस्थित स्थिरांक होता है। दर नियम समीकरण में उपस्थित स्थिरांक है और उसको k से प्रदर्शित करते हैं, है ना। दूसरा अंतर, अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के पर निर्भर करती है या सक्रिय मात्रा के समानुपाती है। जो ये पॉइंट लिखा था ना कि अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है ना। अभिक्रिया की दर लिख देती हूं मैं तो आपको समझ में आएगा। अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है। मतलब अगर अभिकारकों की संख्या ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया को पूरा होने में ज़्यादा समय लगेगा, अगर अभिकारकों की मात्रा कम होगी तो अभिक्रिया की दर कम रहेगी, मतलब कम समय लगेगा। जबकि दर स्थिरांक का मान जो होता है ना उसको अभिकारकों से कोई लेना देना नहीं होता है। के को क्या करना कि कितने भी अणु उपस्थित हो, तो यहाँ हम लिखेंगे कि दर स्थिरांक यानी के का मान अभिकारकों की सक्रिय मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अभिक्रिया की दर जो होती है वो अभिकारकों की मात्रा पर डिपेंड करती है, दर स्थिरांक का उससे कोई संबंध नहीं होता है। अच्छा, अभिक्रिया की दर की जो इकाई है अभी मैंने आपको लिख के बताई थी, अभिक्रिया की दर की इकाई कितनी थी, वही ना जो द्वितीय कोटि की थी, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, नहीं तो शून्य कोटि की है। अच्छा, अभिक्रिया की दर की इकाई ये है, उस समय मैंने गलत बता दिया था, शून्य कोटि वाली जो इकाई है ना वो होगी इसकी। द्वितीय कोटि में मोल इनवर्स और लीटर सेकंड इनवर्स आता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो इकाई होती है वही अभिक्रिया की दर की इकाई मानी जाती है। जबकि ये जो के होता है ना इसकी कोई खुद की कोई इकाई नहीं होती है, वो तो डिपेंड करता है कि एन का मान कितना आता है। तो दर स्थिरांक की जो इकाई होती है वो अभिक्रिया की कोटि के अनुसार, है ना, के की इकाई अभिक्रिया की कोटि मतलब एन के अनुसार बदलती रहती है, चेंजेबल होती रहती है। और लास्ट पॉइंट है कि अभिक्रिया की दर जो होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। कल ही हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे अभिक्रिया की दर में भी परिवर्तन होगा, और यदि अभिक्रिया की दर का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया की दर कैसी हो जाती है, दुगनी। कल मैंने आपको बताया था कि कोई अभिक्रिया 1 घंटे में पूरी हो रही है, अगर उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कोई अभिक्रिया को पूरा होने में 1 घंटे का समय लग रहा है। अब हम उसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दें, मतलब 40 से बढ़ाकर 50 कर दें, तो अब वो अभिक्रिया आधे घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो अभिक्रिया की दर पर ताप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो उसकी दर डबल हो जाती है, जबकि जो वेग स्थिरांक होता है ना उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये 2 तरह के अंतर हो गए, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता। और एक साल पेपर में ये इसके अथवा में ये प्रश्न आया था। तो ये अभिक्रिया की कोटि, अणुसंख्यकता और ये दोनों अंतर ये पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर व्यंजक समीकरण और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के साथ साथ शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक पढ़ेंगे।